तो हमने यहाँ पे एक लफ्ज पढ़ा है, टू प्रिवेंट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, ऑब्जेक्टिव्स के अंदर, टू प्रिवेंट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तो रिलेशनशिप कहते हैं ना कि दोनों के, यार इन दोनों के दरमियान बड़ा अच्छा ताल्लुक है, तो जाहिर है कि डिस्प्यूट नहीं है। अगर तो जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के दरमियान एक ताल्लुकात होता है, उन ताल्लुक के दरमियान जो दरार आती है वो किसकी वजह से होती है? डिस्प्यूट्स की वजह से होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से होती है। तो इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप का बुनियादी मकसद ये है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो होते हैं, डिस्प्यूट किस वजह से हो सकते हैं कि जब एम्प्लॉय के साथ ठीक ना कर रहा हो मालिक, या एम्प्लॉइज मालिक के साथ ठीक ना कर रहे हो, जो एग्रीमेंट में एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट के दरमियान हुआ था उसकी खिलाफवर्जी करें। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या होते हैं ये डिस्कस करते हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मींस एनी डिस्प्यूट आर डिफरेंसेस बिटवीन एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉयर। इसी बात पे भी इख्तलाफात, कॉन्फ्लिक्ट होना कोई नहीं है, इख्तलाफ आना, लेकिन जब किसी के इंटरेस्ट के खिलाफ आप जाके करेंगे हैं तो फिर डेफिनेट डिफरेंसेस जो होंगे वो अच्छे नहीं होंगे। तो ये इंडस्ट्रियल disputes mean a dispute or differences between employees and employer, and employer and workmen, or between workmen और वर्कमैन के दरमियान जो है वो जो खराबी आती है। ये जो इसका मतलब ये होता है कि खराबी सिर्फ ना, झगड़ा जो होता है वो यूनियंस के दरमियान भी आ सकती है, वर्कर्स का दूसरे वर्कर्स के दरमियान भी बात का लड़ाई झगड़ा होता है। एक यूनियन, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कई किस्म की यूनियंस होती हैं, ट्रेड यूनियन। जिस तरह बिना वाला बोर्ड में, तो बिना वाले बोर्ड के जो एम्प्लॉइज हैं इनकी अपनी यूनियंस हैं, इनमें इलेक्शन भी होते हैं, और एक यूनियन जो है वो सामने आती है और वो इलेक्शन लड़के सामने आती है और वो चेयर करती है। उस इलेक्शन होते हैं साल के लिए, 2 साल के लिए। तो ट्रेड यूनियंस में से जो इलेक्ट होके आगे आएगी वो आगे जाके हम पढ़ेंगे वो बारगेनिंग एजेंट के तौर पे काम करेगी, वो उस नुमाइंदगी करेगी है। जिस तरह स्टेट के जो इलेक्शन होते हैं तो उसमें स्टेट में से जो एक अपोजिशन बन जाती है और एक जो है वो जो रूल कर रही होती है, जो तंजीम है या जो पार्टी होती है, जैसे आजकल तरीके इंसाफ कर रही है, तो बाकी नून लीग और पीपल पार्टी और बाकी जो पार्टीज हैं वो अपोजिशन का रोल प्ले कर रही हैं। सेम इस तरह ये डिस्प्यूट सिर्फ ये नहीं कि एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर के दरमियान ही आता है, ये एम्प्लॉयर के दरमियान, एम्प्लॉय का एम्प्लॉयर के दरमियान, और बात का तो वर्कमैन का वर्कमैन के दरमियान भी आ सकता है, विच इज कनेक्टेड विद द एम्प्लॉयमेंट। वो जाती लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो कि भाई उसकी वो लहदा अपने को मामला आते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ किसके मुतल्लिक़ हूँ? हकूक के मुतल्लिक़ हूँ, उनकी पेज के मुतल्लिक़ हूँ, वेज के मुतल्लिक़ हूँ, सहूलियात के मुतल्लिक़ हूँ। इस बात पे भी लड़ाई हो सकती है कि इन्हें इस ग्रुप को ज़्यादा, क्योंकि बात का होता है एम्प्लॉइज़ मालिक जो होता है, ऑर्गेनाइजेशन का जो मालिक होता है वो चाहता है कि जो ट्रेड यूनियन उसकी फेवर में बात करे तो वो जीत जाए, ताकि वो उसको तंग ना करे। इसलिए वो बात का अपने ऐसे यूज़ करता है, ज़राए भी करता है, उन्हें ज़्यादा सहूलतें देने की कोशिश करता है। और नॉन एम्प्लॉयमेंट आर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और ये जो मसले हैं बाज़ का विच इज कनेक्टेड विद एम्प्लॉयमेंट के मतलब हो सकते हैं, और बाज़ का ऐसा होता है कि उनके जाती एम्प्लॉयमेंट के अलावा भी कुछ लड़ाई झगड़े हो जाते हैं आपस में। छोटी सी एक एक ट्रेड यूनियन की लड़ाई किसी दूसरे ने उस पर आवाज कसी तो लड़ाई इतनी बढ़ गई कि फैक्ट्री बंद करने तक आ गई। तो ऐसा भी हो जाता है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट उनकी एम्प्लॉयमेंट के मतलब भी हो सकता है और उनके जाती जो नॉन एम्प्लॉयमेंट इश्यूज हैं उनके ऊपर भी बात का लड़ाई, खाना खाने भी हो सकता है, कंटीन पे लड़ाई हो सकती है, कोई भी हो सकता है फैक्ट्रीज के अंदर। द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के मतलब आर विद द कंडीशन ऑफ लेबर ऑफ एनी पर्सन, और जो लेबर की कंडीशंस हैं उनके मतलब, यानी कि वहाँ के माहौल के मतलब भी हो सकती हैं, सहूलियात के मतलब भी हो सकती हैं जो कि उस फैक्ट्री के अंदर मजदूरों को मिल रही। तो झगड़ा, अगर कोई झगड़ा एम्प्लॉयमेंट के मतलब वहाँ फैक्ट्री के अंदर माहौल का, कंडीशंस का जो है वो उसके मतलब, या एम्प्लॉयज के कोई नॉन एम्प्लॉयमेंट इशू है, अगर इनमें से किसी एक की वजह से भी फैक्ट्री बंद हो जाए या स्ट्राइक हो जाए या कोई, तो वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कहलाएगा।
in general term, it can be said that it is an expression of differences over some issues of interest between two or more parties. और ये जो issues हैं दो या दो से ज्यादा पार्टीज के दरमियान जो है कोई भी जो प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है, कोई मसला आ सकता है उनके दरमियान जो है। अब हम देखते हैं कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। वो जो पीछे हमने देखा है कि कोई भी वजह हो सकती है, वो वजह जो वजूहात हैं वो कौन सी हो सकती हैं जिनकी वजह से ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अराइज होता है। इनके इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप तो का बुनियादी मकसद तो है कि स्मूथली काम हो, एम्प्लॉय और दरमियान एम्प्लॉयर के दरमियान एक अच्छा तल्लक हो, एम्प्लॉय और एम्प्लॉइज के दरमियान अच्छा हो, सबके दरमियान वो एक्शन तरीके से काम करें। लेकिन ये जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है इनमें दरार आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है, और वो आती है डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस या उनके इंटरेस्ट के खिलाफ कोई चीज हो रही हो, तो वो इंटरेस्ट या जो काजेज हैं किस वजह से जो है वो उनके रिलेशनशिप में दरार आ सकती है या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो है वो राइज हो सकता है। तो उसमें पहली वजह इकोनॉमिक फैक्टर है। जाहिर है सही, ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि मुलाजमीन समझते हैं कि हमें जो वेजेस इंसेंटिव्स हैं वो ठीक नहीं दिए जा रहे, पे कम दी जा रही है, मार्केट रेट के मुताबिक नहीं दे रहे, और दूसरे जो बेनिफिट्स साथ जुड़े हुए हैं, मेडिकल की फैसिलिटीज़ वगैरह या इस किस्म की चीज़ें जो हैं, बच्चों की तालीम के मतलब ये या उन्हें ओल्ड एज बेनिफिट्स हैं जो वो मिलने चाहिए, उनको इंजरीज की सूरत में इलाज मुआवजे की जो सहूलतें हैं उसके मतलब हो सकते हैं। और वर्किंग कंडीशन से मुराद ये है कि वहाँ का जो जहाँ वो काम कर रहे हैं वहाँ का माहौल अच्छा नहीं है, हाइजीन सिचुएशन नहीं है, वहाँ पे सेफ्टी मेजर्स नहीं है, वहाँ पे आए दिन मुख्तलिफ किस्म की कंटीजेंसीज अराइज होती हैं, आए दिन जहाँ पे मजदूरों को इंजरीज आ रही हैं, कोई सेफ्टी का ख्याल नहीं रखा जाता। अब अक्सर आपने देखा आग लग जाना या बाद का तो वो माहौल इतना इफेक्टिव ऐसी है जहाँ पे हीट बहुत ज्यादा है, तो वहाँ पे कूलिंग का कोई निज़ाम नहीं है उनके लिए, या वहाँ पे वर्कर्स को जैसा कान कनी के शोबे हैं वहाँ पे कोयले की कानों में मजदूर काम करते हैं, फैक्ट्री है वहाँ पे, तो फैक्ट्री के लिए वहाँ पर केमिकल्स हैं, तो केमिकल्स इंडस्ट्री के अंदर उनकी सेफ्टी के लिए कोई नहीं रखा था, आए दिन वो फेफड़ों के मर्ज में मुब्तला हो जाते हैं, टीबी हो जाता है। तो इसके तरह वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है या सेफ्टी मेजर्स का ख्याल नहीं रखा गया उनके लिए, हाइजीन माहौल प्रोवाइड नहीं किया। तो ये फैक्टर्स हैं पहले जिनकी वजह से मजदूर उठ खड़े होते हैं और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अराइज हो सकता है। दूसरी जो वजह हो सकती है वो है मैनेजमेंट की तरफ से प्रैक्टिसेस, यानी कि मालिक की तरफ से क्या हो सकता है, अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस। अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस से मुराद ये है कि मालिक बेजा मजदूरों को तंग करता है, अपनी पसंदीदा यूनियंस को तो फेवर कर रहा है, उसके सहूलतें दे रहा है, किसी को जानबूझ के तंग करता है कि तुम फलां यूनियन को ज्वाइन ना करो, है मैं तुम्हारी सहूलियत बंद कर दूंगा, इस किस्म की चीजें, या उसे थ्रेट करता है, या इस प्रैक्टिस को इनफेक्टिवली चला रहा है, इफेक्टिवली नहीं चला रहा। और दूसरी चीज क्या आती है, सुपरविजन वायलेशन ऑफ एक्सेप्टेबल नॉर्म्स। एक्सेप्टेबल नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस हो रहे होते हैं, सुपरवाइजिंग का तरीका का होता है, सुपरवाइजर तो जो उन्होंने सुपरवाइजर्स रखे, सुपरविजन का तरीका कार है वो ठीक नहीं है, नॉनसेंस है, बिहेवियर ठीक नहीं है, एटीट्यूड ठीक नहीं है, प्राइवेसी का ख्याल नहीं रखा जाता मजदूरों की, या रूल्स एंड रेगुलेशन बने होते हैं उनके मुताबिक उन पे नजर रखनी है, सुपरवाइज करना है, अब्यूज नहीं करना है। ऐसे सुपरवाइजर को रखा हुआ है जो बेजा तंग करता है मजदूरों को, तो उसकी वायलेशन की भी वजह हो सकती है। इस वजह से मजदूर तंग कर पड़ने की वजह से स्ट्राइक पे चले जाते हैं, डिस्प्यूट अराइज हो जाता है।
थर्ड वन है जो यूनियंस की तरफ से फैक्टर हो सकते हैं। यूनियन की, ये मैनेजमेंट की तरफ से, और ये जो है वो यूनियंस की तरफ से जो है वो फैक्टर्स जो हैं वो सामने आ सकते हैं। तो यूनियंस फैक्टर्स जो हैं वो क्या होंगे हैं। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे तीसरी वजह जो हो सकती है वो क्या है, यूनियंस फैक्टर्स। यूनियंस यानी वो मैनेजमेंट की तरफ से प्रैक्टिसेस ठीक ना थी, और इस तरफ यूनियंस की तरफ से जो है वो प्रैक्टिसेस ठीक ना होना। तो यूनियंस की तरफ से प्रैक्टिसेस जो है वो किस तरह से ठीक नहीं हो सकती है। जिस तरह मैनेजमेंट की तरफ से ज्यादती हो सकती है, इसी तरह यूनियंस की तरफ से भी जो है वो ठीक नहीं हो सकता है। तो थर्ड वन क्या है, यूनियंस प्रैक्टिसेस। इम्प्लाइज की तरफ से यूनियन रिवाइवरी के लिए आपस में कंपटीशन इतना है कि वो जंग शुरू कर देते हैं, और यूनियंस के दरमियान जो है, इन इम्प्लाइज की यूनियन की तरफ से वो इतनी शदीद लड़ाई हो जाती है, तो जिस वजह से इंडस्ट्रियल जो है डिस्प्यूट पकड़ जाता है। इलेक्शनों के दिनों में हो सकता है, वैसे हो सकता है, तो एक अपोजिशन लड़ पड़ते हैं, तो इस वजह से उनकी प्रैक्टिसेस अनफेयर की तरफ जा सकती है। और नॉन कोऑपरेटिव अप्रोच होती है कि एम्प्लॉइज तावन ही नहीं करते मालिक के साथ। एम्प्लॉइज और अनफेयर मीन यूज करते हैं, भेजा तंग करते हैं मालिक को। तो ये इंडस्ट्रियल यानी मालिक की तरफ, जिस तरह हमने दूसरे पॉइंट में पढ़ा कि मालिक की तरफ से भी अनफेयर लेबर प्रैक्टिस हो सकती है, इसी तरह यूनियंस की तरफ से भी, एम्प्लॉइज की तरफ से भी हो जाए, तो जिस वजह से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो है वो अराइज हो सकता है। और नंबर 4 पे है लीगल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स, यानी स्टेट की तरफ से भी बात का ऐसे कवानीन बनाए जाते हैं। मल्टीप्लाइसिटी ऑफ लेबर लॉस, कवानीन गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे बना दिए हैं कि जिससे वो मालक के हक में कोई पॉलिसी बना लें और मजदूरों के खिलाफ हो, तो ऐसी सिचुएशन में भी जो है वो डिस्प्यूट अराइज हो जाता है। और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ऊपर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिस तरह हमारी पॉलिटिकल पार्टीज कुछ इंडस्ट्री को, आजकल आपको पता ही है वो सिलसिला चल रहा है, जो शुगर मिल्स हैं, ये इस किस्म की चीज़ें हैं। तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से भी बाज़ का किसी फ्री का, ये एम्प्लॉई या एम्प्लॉयर का हकूक के खिलाफ कोई चीज़ हो जाती है, या प्रेशराइज किया जाता है किसी फ्री को, तो ऐसी सिचुएशन में भी लीगल और पॉलिटिकल या लॉज ऐसे बनाए जा सकें जिससे किसी का हक मारा जाए, या पॉलिटिकल ऐसी पार्टी आ जाए जो कि मजदूरों के खिलाफ हो, तो ऐसी सिचुएशन में भी वो स्ट्राइक पे जा सकते हैं। जैसे क्लर्क कलम बंद हड़ताल कर देते हैं, अगर गवर्नमेंट जो है कोई ऐसी पॉलिसी, उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ाती, उनके बोनस नहीं देती, उनके लिए मेडिकल की फैसिलिटी नहीं दे रही होती है, जैसा तो क्लर्क की यूनियन पूरे ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन जो है वो ऐलान कर देती है कि हमने अब काम नहीं करना, किसी किस्म का कोई काम नहीं करेंगे। तो ये भी वजह बन सकती है। तो एक दफा दोबारा देखते हैं चारों फैक्टर्स को। इससे पहले हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या है। जब एम्प्लाई एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर और एम्प्लाई का किसी दूसरे एम्प्लॉयर के दरमियान एम्प्लॉयमेंट के मतलब या नॉन एम्प्लॉयमेंट कोई इशू आ जाए जिसकी वजह से फैक्ट्री बंद हो जाए, तो इसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कहते हैं। इसकी 4 वजूहत हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से हो सकती हैं कि वेजेस इंसेंटिव सही ना मिल रहे हों, जो दूसरे बेनिफिट्स हैं उनको, मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह, वो ना सही मिल रहे हों, वर्किंग कंडीशन जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वो हाइजीन माहौल ना हो, तो मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस एम्प्लॉयर की तरफ से अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस हो रही हों,
उनके साथ ज्यादती हो रही हो, और सेम इसी तरह यूनियंस की प्रैक्टिसेस मीन एम्प्लॉइज की प्रैक्टिस ये हो सकती है कि यूनियन जो है आपस में लड़ें या तावन ना करें मालिक के साथ, तो बेजा तंग करें इसको। और चौथे नंबर पे क्या हो सकता है कि मुल्क जो स्टेट है, क्योंकि तीनों फ्री कहने ना है, तो पहली एम्प्लॉयर और फिर स्टेट और जो पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं वो भी लड़ाई का वजह बन सकते हैं। कोई ऐसी पॉलिसीज, ऐसे लॉज बनाए जा सकते हैं जिनकी वजह से मजदूर काम करना बंद कर देते हैं। तो ऐसे तमाम चीजें जो फैक्टर हैं वो काज बन सकती हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की है। अब हम आते हैं पार्टीज या एक्टर ऑफ आईआर। इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप में कितनी पार्टीज होंगी? सबसे पहले देखते हैं स्टेक होल्डर जो इसमें, सबसे पहले एम्प्लॉइज, दूसरा एम्प्लॉयर और तीसरा गवर्नमेंट। एम्प्लॉइज अपने रिलेशनशिप के लिए क्या करेगी? ट्रेड यूनियंस बनाएगी। एम्प्लॉयर अपने हक के लिए एम्प्लॉयर की एसोसिएशन बनाएगी, और गवर्नमेंट जो कि सुपरवाइजरी बॉडी है जिसका काम है कि इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप को कायम रखे, और वो किस तरह से अपना रोल प्ले करती है? वो कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स के जरिए। गवर्नमेंट अदालतें बनाएगी अगर कभी, और ट्राइब्यूनल्स यहाँ पे कोई अपील वगैरह की जा सकती है। जिस तरह इनकम टैक्स के अंदर इनकम टैक्स लॉज के मुताल्लिक जो है वो अदालतें भी हैं और ट्राइब्यूनल्स भी हैं। आपने पढ़ा होगा कि एपलेट ट्राइब्यूनल्स वगैरह, तो कमीशन वगैरह बनाए जाएंगे। तो इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप जो है, इनके तीन एक्टर्स हैं मेन, जो रोल जिनका काम है इनका, वो क्या तीन है पार्टीज हैं इसके अंदर है, एम्प्लॉइज, एम्प्लॉयर एंड गवर्नमेंट। और ये इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप जो है ये अपने इन इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप को किस तरह कायम किया जाता है? एम्प्लॉइज अपने ट्रेड यूनियन के जरिए, एम्प्लॉयर अपने एसोसिएशन के जरिए, और गवर्नमेंट अपने कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल के जरिए। तीनों जो एक्टर हैं इनके अपने अपने कुछ रोल्स हैं, इन्हें रोल प्ले करने पड़ेंगे ताकि इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप कायम रहे, बेहतर रहे। तो पहले देखते हैं हम रोल ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का क्या रोल होगा? टू अचीव द बार्गेनिंग एडवांटेज ऑन वन बेसिस। जो रोल ऑफ एम्प्लॉइज हैं वो किन के जरिए रोल प्ले करेंगे? अपनी ट्रेड यूनियंस के जरिए। और ट्रेड यूनियन का काम क्या होता है? बार्गेनिंग करना, बार्गेनिंग एडवांटेज लेना। वन ऑन वन बेसिस का मतलब है कि आमने सामने बैठ के अपने अपने एक एक बात पे वो बातचीत करें अपने मालिक के दरमियान। तो मकसद क्या है कि एम्प्लॉइज के हुकूक के लिए काम करना। टू सिक्योर बेटर टर्म्स एंड कंडीशन फॉर देयर मेंबर्स। और ट्रेड यूनियंस किस तरह से काम करती हैं? उनका मकसद क्या होता है? अच्छी टर्म्स पे और अच्छी कंडीशंस पे अपने मेंबर को सिक्योर करना, जॉब को सिक्योर करना। एम्प्लॉयमेंट टर्म्स और कंडीशंस जो उन्हें, अभी पीछे हमने जो बात की है कि उन्हें वेजेस सही मिले, उन्हें माहौल सही मिले, उन्हें सहूलियात अच्छा मिले। और तीसरी चीज क्या है? टू ऑब्टेन इम्प्रूव्ड स्टेटस फॉर द वर्कर इन हिज आर वर्क। और उनको इम्प्रूव स्टेटस फॉर द वर्कर इन हिज वर्क। उनका स्टेटस मीन के सेल्फ स्टीम, रिस्पेक्ट मिलना हो, स्टेटस अच्छा मिला हो मालिक की तरफ से, रिगार्ड मिले। टू इंक्रीज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेमोक्रेटिक वे ऑफ डिसीजन मेकिंग एट ए वेरियस लेवल्स। यानी कोई भी फैसला हो, कोई भी डिसीजन हो, मालिक का, फैक्ट्री का कोई नई पॉलिसी लेके आनी हो तो डेमोक्रेटिक वे से हो। इनके एम्प्लॉइज की नुमाइंदगी भी, ट्रेड यूनियन के नुमाइंदे भी वहां पे शामिल हों। उनकी नुमाइंदगी के बगैर कोई फैसला ना किया जाए है, उनको उसमें शामिल किया जाए।
तो दोबारा देखें, पहला पॉइंट जो इसमें है, टू अचीव द बार्गेनिंग एडवांटेजेस। बार्गेनिंग एडवांटेजेस ऑन वन एंड वन बेसिस का मतलब है कि जब भी कोई बातचीत हो, कोई लेन देन हो मालिक का मजदूर के दरमियान, तो एम्प्लॉइज की जो यूनियन होती है वो बार्गेनिंग का मतलब क्या होती है, लेन देन में बहस व मुबासा करती है। जैसे आप सौदा लेने के लिए जाते हो तो दुकानदार से बात नहीं करते, वो कहते 100 रुपए का, आप कहते नहीं 80 है। सेम इस तरह मालिक कोई बोनस देने चाहता है तो वो कम देने की कोशिश करता है, तो टेबल पे बैठ के उनके दरमियान फिर वो किसी नुक्ते पे वो पहुंच जाते हैं कि हाँ ठीक है, जहां पे विन विन पॉलिसी हो जाती है कि दोनों का कंप्रोमाइज कर लेते हैं। तो इस तरह अगर वो ट्रेड यूनियन नहीं होगी, जिस तरह क्लर्क्स की एसोसिएशन है पूरे पाकिस्तान के अंदर, कोई भी जब गवर्नमेंट बजट करती है तो उनको कोई अडहाक अलाउंस देती है, कोई फैसिलिटी देती है, तो अगर वो नहीं मिलती तो वो एक ऐलान पे पूरे मुल्क पे हड़ताल कर देते हैं। तो इस तरह बार्गेनिंग क्या है कि स्टेट के साथ जो क्लर्क्स हैं वो बात, इसी तरह फैक्ट्रीज के अंदर एम्प्लॉइज जो है वो मालिक के साथ टेबल पे बैठ के बातचीत करते हैं, किसी नुक्ते पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर रोल ऑफ एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयर का क्या रोल होगा, जो उनकी एसोसिएशन, उनका क्या रोल है? क्रिएटिंग एंड सस्टेनिंग एम्प्लॉय मोटिवेशंस। एम्प्लॉयर का काम यह है कि एम्प्लॉइज की मोटिवेशन लेवल को बढ़ाए रिलेशनशिप कायम करने के लिए। तो जाहिर क्या करेगा, मोटिवेशन। तो मोटिवेशन के लिए क्या है कि उनका मोराल बेहतर करना, उन्हें जो रिवार्ड भी सही दे, दोनों इंट्रिंसिक रिवार्ड और एक्सट्रिंसिक रिवार्ड उन्हें दे और मोटिवेट करता रहे। इंश्योरिंग कमिटमेंट फ्रॉम एम्प्लॉइज, अपनी तरफ से उनका मोराल बेहतर करे और साथ इंश्योरिंग कमिटमेंट फ्रॉम एम्प्लॉइज। जाहिर है कि जब वो अपने उनके दरमियान मोटिवेट करेगा, उन्हें रिवार्ड सही देगा, तो एम्प्लॉइज की तरफ से कमिटमेंट भी ठीक होगी। negotiating terms and condition of employment with the trade unions leaders, और ये ट्रेड यूनियंस के लीडर के दरमियान बैठ के टर्म एंड कंडीशन, वही बार्गेनिंग जो पीछे हम कर रहे थे, यहाँ पे इनकी तरफ से बार्गेनिंग या टर्म एंड कंडीशंस तय होंगे। शेयरिंग द डिसीजन मेकिंग विद एम्प्लॉइज, और ये जो डिसीजन हैं वो एम्प्लॉइज के दरमियान बैठ के यानी पार्टिसिपेट करके उनके नुमाइंदे भी शामिल हो, और फिर जो भी बात हो फाइनल वो तमाम एम्प्लॉइज के दरमियान उसको शेयर करें, जो भी डिसीजन हो, क्योंकि सारे एम्प्लॉइज तो उस बार्गेनिंग में नहीं ना बैठेंगे। जो ट्रेड यूनियन के नुमाइंदे होंगे वो मालिक के साथ बैठ के बातचीत करेंगे, और जो फाइनल डिसीजन होगा फिर वो शेयर कर दिया जाएगा उनके दरमियान। तो इस तरह अकेला फैसले नहीं करेगा, एम्प्लॉइज को उसमें शामिल करेगा डिसीजन मेकिंग के अंदर। कोई भी फैसला करना है जो ज़ाहिर है में स्टेक होल्डर हैं दोनों, अगर किसी से कोई लेन देन करना है, कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, कोई भी चीज़ करनी है, तो फिर उनकी तो ट्रेड यूनियन और लेबर यूनियन जो होती हैं एक ही चीज़ होती हैं। मजदूरों की अंजुमन जो होती है। क्वेश्चन था कि ट्रेड यूनियन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रेड यूनियन एंड लेबर यूनियन, तो ये दोनों एक ही हैं, सिनोनिम्स वर्ड्स हैं। अब हम आते हैं थर्ड स्टेक होल्डर की तरफ। तीसरी जो एक्टर है इस पूरे गेम के अंदर, पूरे रिलेशनशिप के अंदर, जो स्टेक होल्डर है वो स्टेट गवर्नमेंट है, उसके अंदर है। तो गवर्नमेंट का क्या रोल होगा? पहले हमने देखा एम्प्लॉइज क्या रोल प्ले करेगा। बुनियादी तौर पे वो ट्रेड यूनियंस के जरिए अपने हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, और एम्प्लॉयर क्या करेगा है उनके दरमियान एक अच्छे रिलेशनशिप को कायम रखने के लिए उनके साथ फेयर डीलिंग करेगा है। तो स्टेट का रोल क्या है? गवर्नमेंट प्लेज अ बैलेंसिंग रोल एज ए कस्टोडियंस ऑफ नेशंस। ये गैर जानबदार इम्पार्शली रोल प्ले करेगी। गवर्नमेंट अक्सर लगाएगी इट्स इन्फ्लुएंस, दबाव डालेगी, इन्फ्लुएंस ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप थ्रू, कैसे वो इस पूरे, ताकि ये एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के दरमियान हार्मनी रहे, लड़ाई झगड़ा ना हो, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ना हो। तो ये बाहर बैठ के
स्टेट जो होती है वो रूल्स एंड रेगुलेशन के जरिए तो क्या करेगी, नंबर 1 इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप पॉलिसी बनाएगी, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल एंड लेबर कोर्ट्स बनाएगी, लेबर पॉलिसीज बनाएगी, लेबर लॉज बनाएंगे, वेज वेज कितनी होनी चाहिए इसके लिए बोर्ड और कमीशंस बनाए जाएंगे जो फैसला करेंगे कि मंथली पे कितनी होनी चाहिए, कम से कम मिनिमम वेज रेट क्या होना चाहिए। तो स्टेट का काम है कि अपनी रेट को कायम रखेगी और बैलेंस रखेगी, ना एम्प्लॉइज की तरफ साइड लेगी और ना एम्प्लॉयर की तरफ से है। एंड adjudications by playing the role of a mediators। इंसाफ करेगी है by playing the role of a mediators। mediators होता है थर्ड पर्सन के तौर पे सुलह कराने वाला। तीसरा फ्रीक, मेडिएटर्स ऐसे ही जिस तरह दो फ्रीकन के दरमियान कोई झगड़ा हो जाए तो तीसरी फ्रीक जो है वो उसमें दोनों की बात सुन के इंसाफ करती हैं, अपना फैसला करते हैं, हियरिंग करती हैं। तो गवर्नमेंट थर्ड पर्सन के तौर पे किसके जरिए, जाहिर है कि लेबर कोर्ट के जरिए, कमीशन के जरिए, एपलेट ट्राइब्यूनल के जरिए मेडिएटर्स का रोल प्ले करेगी। दोनों के दरमियान जो है वो इंसाफ करने का रोल, दोनों के दरमियान सुलह सफाई करवाने का कानून तसीन लेने का रोल प्ले करेगी। तो ये थे रोल जो तीन स्टेक होल्डर हैं, तीनों स्टेक होल्डर में पार्टीज या एक्टर्स भी कह लो इसको इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप में, एम्प्लॉइज, एम्प्लॉयर, गवर्नमेंट, ट्रेड यूनियंस, एम्प्लॉइज ट्रेड यूनियन के जरिए, एम्प्लॉयर एसोसिएशन के जरिए, गवर्नमेंट कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल के जरिए। इन तीनों के अपने अपने रोल्स हैं। एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के दरमियान रिश्ते को फेयर रखने के लिए स्टेट अपना रोल प्ले करेगी।